दिलदार पाकिस्तान की हालात हाजरा की पॉडकास्ट शहजादी का प्यार भरा आदाब तहरीक से पहले कर रहे हैं हम। दिलचस्प सुर्खियों की बात करते करते बहुत ही संजीदा अफसोसनाक सुर्खियां रोजाना नजर आने लग गई हैं आजकल के हालात के मुताबिक। आपको भी ऐसा लगता है? बहुत अफसर्दगी है, जैसे डिप्रेशन सा हो रहा है सुन के कि वो क्या रहा है दाएं बाएं। पाकिस्तान में खास तौर पर बहुत से चेहरे बेनकाब हो रहे हैं खुद ब खुद। खुदा की शान है किसको इज्जत दे और किसको बेनकाब करे। बेशक अल्लाह की लाठी बेआवाज है। एक इमरान खान ने आकर पुरानी सियासी जमातों को बिल्कुल झंझोड़ कर रख दिया है, इतने बड़े अजदहों को बेचैन कर दिया है और वो शिकार की तलाश में निकल खड़े हुए हैं। वो लोग जो अपने आप को तजुर्बाकार सियासतदान कहते हैं फख्र से, अभी तक ये नहीं बता सके कि सियासत का पहला तजुर्बा कौन से स्कूल से सीखा था, जिस स्कूल में इमरान खान नहीं जा सके। क्योंकि बार बार ना तजर्बाकार कहते हैं और बहुत से तज्जियाकार भी मेडल देते हैं अपोजिशन को तजर्बाकार और घाघ होने का। घाघ जरूर कह सकते हैं होंगे, क्योंकि ये टर्म जो है इतनी पॉजिटिवली इस्तेमाल नहीं होती। इसके अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड फिगर को देख लें तो उसकी बैकग्राउंड में जाएं तो काफी मुमकिन है कि वो ओहदा उसे सिर्फ अपनी काबिलियत पर नहीं मिला, उसमें बहुत सी सियासत का हाथ होगा। और फिर इमरान खान जिसने बहुत सी कामयाबियां हासिल की हैं, बहुत से मुल्कों के निज़ाम और मुआशरे को करीब से देखा है, वो बिल्कुल सियासत समझता हो, पाकिस्तानी स्टाइल की बदबूदार सियासत से नावाकिफ हो सकता है किसी हद तक। अपोजिशन के बारे में कई दफ़ा सहाफ़ी तज्जिया निगार जो हैं उनको मंझा हुआ सियासतदान कहते हैं। झूठ और मकारी की डिग्री कौन से इंस्टीट्यूट से ली थी ये भी नहीं बताते, साथ बहुत ज्यादती कर जाते हैं। इस वक्त एक इमरान खान के मुखालिफ ये सब इखलाकी कंगाल इकट्ठे हो गए हैं। क्या अब हम सब देखने वालों को अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान कितने बड़े माफिया के चुंगल में है? वो लोग जो बहुत बुलंद आवाज में तबसरा करते हैं कि इमरान खान का नारा तो एहतसाब, अभी तक कुछ नहीं किया। अपनी आंखें खोलें और देखें इस माफिया की घिनौनी शक्ल। क्या अब कुछ अंदाजा हो रहा है एहतसाब करने में मुश्किल एक है या मुश्किलात का अंबार है? इस वक्त ये अजदहे इकट्ठे हुए हैं ताकि किसी न किसी तरीके से एक साल के लिए दोबारा हुकूमत की मशीनरी, जिसका पहिया बहुत मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हुआ है, उसे रोक सकें। सबसे पहले नैब को ख़त्म करें और हर वो कानूनी तब्दीलियां जो हमारी मुतवातिर असम्बलियों में बदतमीजी और बहरान के बावजूद इमरान खान ने मंजूर करवा ली हैं, उनको ख़त्म करें। इसके बावजूद के नैब में अभी भी कुछ इनके अजीज बैठे हैं जो इनकी टोकरियों के बोझ तले सारी उम्र दबे रहेंगे। लेकिन बात वही आ जाती है ना एतबार की, शायद उनके ऊपर उनको एतबार ना हो। और दूसरी साइड पे आ जाता है इलेक्शन कमीशन, तो अपनी हरकतों से वो साफ जाहिर करते हैं कि वो कितना ज्यादा बाइस रवैया रखते हैं, क्योंकि वो भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो चाहते हैं कि हमारे आगे आकर झुको, हमसे इजाजत लो, हमें एक्नॉलेज करो, हमारी तारीफें करो और फिर हम काम करेंगे। बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो हत्तल इम्कान कोशिश की थी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को स्टॉप करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत जीनियस किस्म के 39 सवाल पूछे थे। और इमरान खान का जो विजन था वो था इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन वोटिंग। अब शहबाज शरीफ ये तो नहीं कह सकते कि वो खिलाफ हैं ओवरसीज पाकिस्तानी के, वो भी मानते हैं कि हम उनको हक देना चाहते हैं, मगर ये खुलकर नहीं कहते कि हम बेशक उनको सीट भी देने को तैयार हैं, लेकिन वोट यहाँ आकर डालेंगे, वो उस मशीन के थ्रू वोट नहीं होगा। और क्योंकि उन्होंने शफाफ इलेक्शन करवाने हैं तो जाहिर है कि जब ये खुद इलेक्शन करवाएंगे तो फिर ये शफाफ हो सकते हैं, और किसी तरीके से शफाफ नहीं हो सकते। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन के दिनों में काफ़ी अच्छे तरीके से उनको बोनसेस मिलते हैं। तो जाहिर है कि 4 साल के बाद बेचारों को कमाई करने का मौका मिलता है, तो ज्यादती है ना कि वो भूखे थोड़ी मारना है उनको। अब अपोजिशन क्या और तज्जिया निगार क्या बहुत एक घसे पिटे जुमले को इस्तेमाल अक्सर करते हैं कि इमरान खान खुद तो ईमानदार है लेकिन उसकी टीम नहीं अच्छी। ठीक है, लिया, एक दफ़ा सुन लिया, 2 दफ़ा सुन लिया। अब ज़रा थोड़ी सी चंद हफ्ते पीछे नज़र दौड़ाएं। ये सुर्खी थी गालबन 10 से 11 फरवरी की, आपको भी याद आएगी, और वो थी कि वज़ीर आज़म ने G13 का अचानक दौरा किया बगैर सिक्योरिटी के। अपने खुसूसी शहबाज गिल और सिक्योरिटी बाद में पहुंची। तो साइट पर जब गए तो कोई काम पर नहीं था।
शायद सुपरवाइजर वगैरह मौजूद थे जिन्होंने काम की सुस्ती की वजह बताई। बहरहाल वजीर आजम ने नोटिस लिया। प्रॉब्लम ये है कि वजीर आजम जो इनिशिएटिव लेते हैं, जो वो हदायत करते हैं अपनी टीम को, टीम जो है वो जो काम करती है और उसके बाद ठेके दिए जाते हैं। ठेके तो इनकी टीम को नहीं मिलते, वो तो बाहर से मिलते हैं और टेंडर्स के थ्रू मिलते हैं। जाहिर है जब बात उन पर आती है तो इसका मतलब ये है कि उनका काम तसल्ली बख्श है कि नहीं है, और हर काम में वजीर आजम खुद ध्यान दें तो फिर कहीं होगा। अब सियासी तबसरों में जब चाइना के दौरे के दौरान एक तो तजर्बाकार सहाफ़ी कह रहे थे, हाँ ऐसे तो बहुत से मुआहदों पर दस्तखत आम हो जाते हैं, देखना तो ये है कि बाद में क्या होता है। खुदा का शुक्र है कि जो मुआहदे चीन के साथ हुए हैं, सुनने में यही आया है कि उनके सुपरवाइज़र और मैनेजर वगैरह जो हैं वो खुद उन प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, तो सब काम करने वालों को सीधा तुक कर देंगे। जैसे अपने काम का पाबंद था वो श्रीलंकन मैनेजर सियालकोट में, जिसे हमारे मेहनती भाई इसलिए पसंद नहीं करते थे कि वो काम का और वक्त का पाबंद था, उसकी नज़र आउटपुट पर होती थी। फिर इमरान खान को इस बात पर भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, और वो ख़ास तौर पे अपोजिशन की तरफ से कि इतनी नौकरियों का कहा था, कहाँ हैं नौकरियाँ। इस खबर की वजह से मैंने सोचा कि पता करूं कि G13 में हो क्या रहा है। तो ये है वफाकी हुकूमत के एम्प्लॉइज़ के लिए एक हाउसिंग अथॉरिटी का प्रोजेक्ट, जिसके तहत हुकूमत बनवा रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉई हाउसिंग फाउंडेशन टावर। ये इस्लामाबाद के G13 सेक्शन में है, सेक्टर कह लें, और इसको मूव एरिया भी कहते हैं। एक टेंडर नजर आया जिसकी तारीख थी 7 जनवरी 2020। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग सर्विसेज वर्क्स पर जाएं तो आपको काफ़ी नोटिस नज़र आते हैं जिनमें टेंडर्स भी हैं और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी हैं। उसके अलावा और भी मुतल्लका ऐलान मिलते हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि हुकूमत की मशीनरी तरक्याती मंसूबों पर बाकायदा एक तसलसल से काम कर रही है। वो लोग जो काम करना चाहते हैं, काम उन्हें मिल सकता है, लेकिन काम करने के लिए सही इरादा हो। ऐसी साइट्स पर शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि किसी वक्त दुबई में ख़ास तौर पर काम का तजुर्बा रखते हों, या हो सकता है वो किसी को जानते हों जो कि काम करता है वहाँ पे। कभी आप में से किसी ने दुबई में आम पाकिस्तानी मजदूर के काम करने के हालात जाने हैं? दुबई का पैसा तो सबको नज़र आता है, और ख़ास तौर पर उस बेचारे वर्कर के फैमिली को। लेकिन जो लोग वहाँ काम करने जाते हैं वो सिर्फ काम करते हैं और फिर अगले दिन काम करने के लिए जिंदा रहते हैं। पाकिस्तानी और इंडियन लेबर फोर्स की ज़िंदगी बहुत महदूद है वहाँ पर, और वो सर झुकाए काम में लगे रहते हैं, पैसे इकट्ठे करते रहते हैं अपने उन खानदानों को पालने के लिए जो अपनी मदद खुद करने पर यकीन नहीं रखते। उन्होंने कभी कीड़ों या कीड़ों की कतार को नहीं देखा। जो लोग दुबई में शॉपिंग सेंटर्स में मिसाल के तौर पर सफाई करने पर मामूर हैं, उनको ये नहीं पता कि उस शॉपिंग सेंटर के बाहर कौन सी दुनिया बसती है। मैंने जब भी किसी से बात की, उन सब का मिलता जुलता जवाब था कि एक वैगन सुबह आती है, सबको भरकर शॉपिंग सेंटर या जो भी इमारत जिसमें वो काम करते हैं वहाँ सुबह छोड़ जाती है और शाम को वापस ले जाती है। एक कमरे में कितने लोग मिलकर रहते हैं, और अगर तनख्वाह बढ़ाने को कहें तो उनको काम छोड़ने की धमकी मिल जाती है। गालबन उनके हकूक का खासदार कोई ऐसा अदारा नहीं है वहाँ पर। हो सकता है अब हो गया हो, क्योंकि ये कुछ सालों की बात है। तो जिन लोगों को मिसाल के तौर पर G13 के प्रोजेक्ट में नौकरी मिली है, ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि इस मुआवजे से कितनी आज़ादी है उनको। लेकिन अपोजिशन के जो माउथ पीसेस टीवी पर बैठे होते हैं, उनको ये कहना आसान लगता है कि किधर हैं वो नौकरियां जो इमरान खान ने देना थी। इमरान खान की सबसे बड़ी गलती है इस अवाम के साथ अपने ख्वाब, लॉन्ग टर्म ख्वाब शेयर करना और अपनी पॉलिसीज़ का ऐलान करना। पिछली हुकूमतों ने ऐसी फजूल आदतें अवाम को डाली नहीं थी। वो कहानी याद है आपको को वो बिल्ली थी या लोमड़ी थी जिसने सब कुछ सिखा दिया था शेर को, लेकिन दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाया था। जब से इमरान खान ने डी चौक पर लोगों को इकट्ठा करने का ऐलान किया है, नून लीग के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने जवाब देने शुरू किए हैं कि इतने लोगों को नौकरियां दी हैं, 10 लाख बाद में लाना, 172 लोग ही ले आओ। बहुत घुड़क रहे थे अंदर ही अंदर। वो सब लोटे जो तहरीके इंसाफ में शामिल हो गए थे या जानकर प्लांट किए गए थे इनकी तरफ से, बदकिस्मती से वो तो हमारे कब्जे में हैं, हमारे पिंजरों में हैं। तो जाहिर है इस वजह से
سے خوش ہو کر بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے. 20 مارچ کی، میرے خیال میں 2 دن پہلے کی، کہ 20 مارچ کی، ہاں کل کی جو سرخیاں تھیں تو وہ ہیں بڑی شاندار تھیں. عمران خان نے اعلان جنگ کر دیا. کپتان کی للکار، ملکی حالات خطرے میں. تجزیہ کرنے والے تو ضرور یہ کہیں گے کہ عمران خان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن عمران خان کے حوصلے کی داد نہیں دیتے. ایک شخص جو پورا وقت ایمانداری اور نیک نیتی سے محنت کر رہا ہو ملک کو بہتر بنانے کے لیے، تو کم سے کم ہم بھی ایمانداری سے کچھ کا ساتھ دے دیں تو کوئی حرج نہیں. آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ ایسے ہی ایک مثال جو ہے آپ کو دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی معجزے کی وجہ سے عمران خان کی جگہ پر ہوتے اور آپ کی نیت پر ہمیشہ شک رہتا، جو کہ خاص طور پہ اپوزیشن کی طرف سے پلانٹ کیا جاتا ہے میڈیا پروموشن سے، جو ان کے سیلز وغیرہ بنے ہوئے ہیں، اور آپ کو بار بار نہ تجربہ کار نہ اہل کہا جاتا، آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالی جاتی، آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کو ورگلایا جاتا، اور پرسنل جو کرٹیسزم ہے اس کو تو چھوڑ ہی دیں آپ بالکل. ہاں، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا صبر کتنی دیر تک آپ کو روکے رکھتا، اور کیا آپ مسکرا کر سب کو گلے لگاتے، کام کرنے سے پہلے پوچھتے، گھٹنوں کے ان کے ہاتھ لگاتے، ان کو بہت زیادہ عزت دیتے، پھر مشورے ان سے لیتے. وہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے 20 مشورے الٹے دینے تھے، اور ان کی عزت بڑھاتے. اور اچھی بات تو یہ ہے کہ ان کو سارا ٹائم اہمیت دیتے رہتے، ایسے جیسے سسرال کو دیتے. کیا آپ یہ سب کچھ کر سکتے تھے؟ کتنے دن، کتنے مہینے آپ کے صبر کا پیمانہ بھرا رہتا، یا کتنی دیر تک بھرا رہتا؟ کبھی اپنے آپ کو اس کی جگہ کھڑا کر کے دیکھیں. ویسے اس قسم کی ایکسرسائز روزانہ کی زندگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اب تک جو چھوٹے چھوٹے انٹرویوز دیکھے ہیں میں نے، اور لوگوں کی باتوں سے اندازہ لگایا ہے، حمایتیوں کی کہہ لیجئے مثال کے طور پر، تو ان کو سب سے زیادہ جو میرے خیال میں پرابلم ہے کہ ان کو اہمیت نہیں دی گئی. ان کو بھی اسی اہمیت کا بخار چڑھا ہوا ہے جو بخار اپوزیشن کو 2018 سے چڑھا ہوا ہے. اتوار کو کیا تھا کہ سرخیاں دیکھنے کا ٹائم نکالا تو ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی، شاید سما ٹی وی تھا. وہ اسکرین پر، ایک ٹی وی پر 2 اسکرینز دکھا رہے تھے کیونکہ 2 ایونٹ ہو رہے تھے ساتھ ساتھ، اور یہ 3 اسٹوڈیز کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی، اور ادھر جو تھا وہ رنگ روڈ کی افتتاح کا غالباً جو ہے وہ ایونٹ تھا. اب شہباز شریف پریس کانفرنس میں جمہوریت کا فتویٰ دے رہے تھے، بالکل اسی جمہوریت کا پرچار کر رہے تھے جس کے تحت ماڈل ٹاؤن لاہور میں بے گناہوں کو دن دہاڑے قتل کیا گیا، اور آج تک پاکستان کی عدالتوں نے توجہ نہیں دی. شہباز شریف کا فتویٰ سننے کے لیے ان کے ساتھ بلاول زرداری عقیدت سے پاس کھڑے تھے، اور شہباز شریف کے پیچھے شہری رحمان کھڑی ہو کر اپنی لیڈر کی جمہوریت کے جہاز سے تصویریں گرتی دیکھ رہی تھی. اور سرخی معلوم ہے کیا تھی؟ اپوزیشن رہنماؤں کی میڈیا گفتگو. خدا کی قسم ہماری قوم کا کوئی قصور نہیں ہے اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. چوری اور چرس تو بہت چھوٹی علتیں ہیں مقابلتاً. جب وہ ہر روز ایسے رہنماؤں کی تقریریں سنتے ہیں اور سحر زدہ ہو جاتے ہیں، شہباز شریف جیسے رہنما جو اپنے پیسے اور آمدنی کا حساب نہیں دے سکتے کیونکہ قدرت نے دیا ہی بے حساب ہے، پچھلے 30 سالوں میں جس عوام کی تقدیر نہیں سواری، ان کو پھر خواب دکھائی جا رہے ہیں، اور معصوم عوام پھر سے اپنے ان رہنماؤں کے سحر میں ہیں جو رہنمائی کرنے کے بعد اپنے بڑے بڑے گھروں میں واپس آرام کرنے چلے جائیں گے، کبھی پہلی بیوی کے گھر، کبھی دوسری یا تیسری کے گھر. کچھ عوام ایک کوٹھری میں واپس جا کر پانی میں روٹی ڈبو کر کھائیں گے، اور کچھ عوام قدرے مناسب گھر جا کر ڈرامے کی اگلی قسط دیکھ کر رہی صحیح سوچ سے بھی خالی ہو جائیں گے. شہباز شریف کے بعد دوسرے رہنما نے مائکرو فون سنبھال لیا تاکہ جو قصر رہ گئی تھی وہ مولانا پوری کر دیں. اگلا فتویٰ مولانا نے دے دیا ہے کہ عمران خان کو قومی مجرم کہہ دیا ہے. مولانا تاریخ کے الفاظ رقم کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ تاریخ کیا لکھے گی عمران خان کے بارے میں. یہ بھول گئے کہ تاریخ کہیں نہ کہیں ڈیزل کا لفظ بھی ضرور لکھے گی. مولانا کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو گالیوں کی سیاست نہیں سکھائی. سچ ہی تو کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا جو دے دیا ہے لڑنے کے لیے. باہر کے ملکوں سے فنڈز لے کر طالبان کو یہی تربیت دینے کے لیے دھڑا دھڑ فنڈز لیتے ہیں، اور وہ بیچارے طالبان جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ مولانا نے ان کو اس مقصد کے لیے بلایا ہے. افسوس ہوگا مولانا کو کہ ان کی تبلیغی تقریر کو روک دیا گیا کیونکہ وزیر اعظم کا خطاب تھا رنگ روڈ کے افتتاح کے موقع پر. آپ سے پچھلی پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا کہ موقع بموقع جو اس قسم کی خبریں ہوتی ہیں ان کے نیچے پبلک جو کامنٹس ہوتے ہیں دیکھتی ہوں میں، اور کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں جو انفلوئنس کرتی ہیں، اور ان کے لیے پھر کامنٹس پڑھنے سے تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ عام
ये जो नौजवान हैं क्या सोच रहे हैं। तो ज़्यादातर कमेंट्स जो थे वो प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट में थे और बहुत सी दुआएं भी थीं। चंद एक वाकई दिलचस्प कमेंट्स थे जो कि आपके साथ शेयर करते हैं। पहला था, मुश्किल तरीन काम बेहतरीन लोगों के हिस्से में आता है क्योंकि वो उसे हल करने की सलाहियत रखते हैं। सच में ईमान ताज़ा हो गया। अगला कमेंट था, मौलाना साहब आपकी इखलाकियात का भी सब पाकिस्तानियों को पता है। उससे अगला कमेंट, पाकिस्तानी अवाम को चाहिए अपने वजीर आजम का साथ दें जैसे तुर्की की अवाम ने सदर एर्दोगान का साथ दिया था। और कुछ लोगों ने चूं चूं के मुरब्बे के लिए काफी सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे। ये सब मिलकर चूं चूं का मुरब्बा हुकूमत बनाना चाहते हैं ना। अगर वो वाकई जानना चाहें तो उनको ये पढ़ने चाहिए, नहीं तो किसी की ड्यूटी जरूर लगानी चाहिए कि मौका ब मौका उनको ये ऐसे कमेंट्स पहुंचा दें अगर वो वाकई लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। एक कमेंट था, आज पेशीनगोई करता हूँ, खान इस मुश्किल से निकल गया तो ये सब बीमार हो जाएंगे, देख लेना टीवी चैनल्स पर। ये तो बकौल निसार के ये कहीं खड़े तो क्या लेटे भी नजर नहीं आएंगे। एक बेचारे बहुत स्टारी आइड जो था लड़का, उसने लिखा हुआ था, एक किस्म से दावा कर रहा था कि बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। गालबन दोनों को इकट्ठा प्राइम मिनिस्टर बनाने की जरूरत पड़ जाए एक प्राइम मिनिस्टर का काम करने के लिए। जजेस को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया, एक दो ने क्योंकि फैसले डिले होने की वजह से। एक कमेंट था, These thieves have no shame. He says खुदा न खास्ता while lies through his teeth. सच्ची बात तो यह है कि इनमें से किसी की भी पूरी बात सुनने का मेरे में हौसला नहीं है। ये जो अपोजिशन वाले जब बोलते हैं तो मालूम नहीं कि किस बात पर खुदा न खास्ता कहा और इन 3 स्टूजेस में से किसने कहा। लेकिन एक बात नोट की कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मास्टर कंडक्टर हैं वो शामिल नहीं थे। हो सकता है कि वो अगले मरहले के लिए अंडरग्राउंड काम में मसरूफ हों। एक और मुख्तसर कमेंट था, पाकिस्तानीज कम आउट टू सेव पाकिस्तान फ्रॉम माफिया। और ये कमेंट वाकई में बहुत अच्छा था। शहबाज शरीफ, काइंडली लेट अस नो अबाउट मॉडल टाउन इंसिडेंट। यू आर वरीड अबाउट सिंध हाउस, व्हाई नॉट अबाउट मॉडल टाउन किलिंग्स व्हेन यू वर पीएम पंजाब। अगले कमेंट में किसी ने लिखा था कि इन क्रूक्स को टीवी पर क्यों दिखा रहे हो, इनको जेलों में फेंको, अगर आज़ाद रहे तो पाकिस्तान कभी भी नहीं बदलेगा। खैर, सारे कमेंट्स ना पढ़े जा सकते हैं और ना ही शेयर किए जा सकते हैं, लेकिन आखिर में बड़े मासूम से कमेंट्स थे और एक को तो पढ़कर वाकई में बहुत हंसी आई, तो वो ज़रूर शेयर करना है आपसे। पहला था, या अल्लाह जो भी मुल्क का नुकसान करता है उन लोगों को तबाह बर्बाद कर दे। और ये अगला तो वाकई में बहुत मासूम था। उसने लिखा था, या अल्लाह इन सब चोरों को अपने पास बुला ले। और कितने लोगों ने नीचे आमीन और सुम्मे आमीन लिखा था। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.